स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो आइए, प्री बोर्ड हो चुका है और बोर्ड की तैयारी के लिए हम आपको यहाँ पर बोर्ड के पेपर भी दे रहे हैं, जिसमें कि हमने एक साइंस का और 2 मैथ के अपलोड कर दिए। प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिए। और साथ में आपकी बेहतर तैयारी के लिए वन शॉट रिविजन भी करा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अध्याय 7 पर हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू रिप्रोड्यूस न्यू आर्गन। तो यहाँ पर देखेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। इसके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में से एक जो है हम यहाँ पर आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जीव जनन क्यों करते हैं, पहली बात तो यही होती आती है। तो जीव जनन इसलिए करते हैं, जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं, जैसे पोषण शोषण, लेकिन फिर भी जीव अपनी ऊर्जा इस प्रक्रिया में लगाते हैं। कारण क्या है, कारण है ये कि स्पीसीज यानी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अगली पीढ़ी बनाए रखने के लिए जनन करना पड़ता है। जनन द्वारा जीव अपने सदृश माने संतति उत्पन्न करते हैं, जो देख सकते हैं उसको, उस संतान को उत्पन्न करते हैं। किसी प्रजाति में जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। अब हम लोग देखते हैं आगे, जीवन का ब्लूप्रिंट यानी डीएनए। जनन की मूल घटना, जनन की मूल घटना यहाँ देखेंगे। शरीर का अविकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। शरीर का विकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए, यानी शरीर डिजाइन करने के लिए उसका पहले जो है ब्लूप्रिंट जो होता है वो भी समान होना चाहिए। जनन का मूल घटना डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की प्रतिकृत कॉपी बनाना होता है। यानी जनन की घटना तो होनी है, लेकिन उसके लिए पहले फोटोकॉपी बनाना है। तो उसके लिए डीएनए जो होता है वो क्या करता है, एक प्रतिकृति बनाता है, फोटोकॉपी पहले ही बना लेता है। आगे देखते हैं, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों के डीएनए में, कोशिका के केंद्रक, कोशिका होती है, कोशिका में होता है केंद्रक, और केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र के डीएनए में कोशिका के केंद्रक में, गुणसूत्रों के डीएनए में, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों के डीएनए में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। 6 बार लाइन लिख गई है, तो याद रखेंगे। कोशिका होती है, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों के डीएनए में, गुणसूत्र में के डीएनए में, गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। डीएनए में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। बात को समझो। सबसे पहले यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है, कोशिका होती है और कोशिका में होता है केंद्रक, और केंद्रक में होता है डीएनए, मतलब केंद्रक में होता है गुणसूत्र और गुणसूत्र में होता है डीएनए। ठीक, याद रखेंगे। और गुणसूत्र में ही क्या होता है, इस पे जीन होते हैं, अभी आगे बताएंगे। तो आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। यह संदेश जनक से संतत पीढ़ी में जाता है, माता पिता से संतान में जाता है। डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण है, सूचना निहित होती है। अब आगे देखेंगे विभिन्नता का महत्व। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती है। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है वो पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। यहाँ पे डायग्राम भी बताया गया है, जनक और जनक का डीएनए, फिर उसकी फोटोकॉपी बनाई गई, फिर समान संतति डीएनए, फिर विभिन्नता के साथ डीएनए, और इसके बाद बदलते पर्यावरण में जीवित रहने की अधिक संभावना। अगर सेम बन जाएंगे तो वो प्रकृति में रह नहीं पाएंगे, लेकिन विभिन्नता के साथ होगी संतत तो पर्यावरण में अधिक संभावना जीवित रहने की रहेगी। यहाँ पर देखते हैं ये वे विभिन्नताएं हैं जो जैव विकास का आधार हैं। स्पीसीज की यानी प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में विभिन्नताएं ही उपयोगी होती हैं। उदाहरण, वैश्विक ऊष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग से जल का ताप बढ़ने पर उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले जीवाणु ही जीवित रह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अलैंगिक जनन देखते हैं। देखो, जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अभी अलैंगिक जनन देखेंगे और विखंडन देखेंगे। सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों में तो द्विखंडन होता है, कोशिका विभाजन 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। इसमें जैसे अमीबा किसी भी तल से विभाजन हो जाता है, लेशमानिया कालाजार रोगाणु एक निर्धारित तल से मतलब जो है 2 भागों में विभाजित होता है। ध्यान रखेंगे, अमीबा किसी भी तल से 2 भागों में बट जाता है, लेकिन लिस्मानिया जो है कालाजार रोगाणु वह निर्धारित तल से ही 2 भागों में विभक्त होता है। डायग्राम में भी दिखाया गया है। तो अमीबा में देखो द्विखंडन भी होता है और बहुविखंडन भी होता है। बहुविखंडन विपरीत परिस्थितियों में होता है, लेकिन अनुकूल स्थितियों में द्विखंडन ही होता है, बाइनरी फिजन होता है। मल्टीपल फिजन यह एक जीव एक साथ अनेक संतानों में विभक्त हो जाता है, अनेक संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चित्र में प्लाज्मोडियम दिखाया गया है और मलेरिया परजीवी, तो एकदम से
जो है ये बहुत से जीव तैयार कर देता है। आगे देखते हैं अलैंगिक जनन के अन्य प्रकार खंडन और मुकुलन यानी फर्मेंटेशन, और इसके बाद में मुकुलन यानी बटिंग। खंडन में क्या होता है, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, जैसे कि स्पायरोगाइरा। स्पायरोगाइरा को याद रखेंगे। फर्मेंटेशन में यानी खंडन में इसमें बहुत बहुकोशिकीय जीवों में बढ़ जाता है। मुकुलन यानी बडिंग, पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग होता है। पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग होता है। शरीर पर एक उभार यानी मुकुल विकसित होता है जो नए जीव में बदल जाता है। पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग हो जाता है। मुकुलन में क्या होता है, पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग होता है इसमें, और शरीर पर एक उभार यानी मुकुल विकसित होता है। यहाँ पे डायग्राम में ये चित्र दिखाया गया है, स्पायरोगाइरा का नहीं दिखाया बट इसका दिखाया गया है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो नए जीव में विकसित हो जाता है, पूर्ण विकसित होकर जनक से फिर अलग हो जाता है। उदाहरण जैसे हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट। अब देखेंगे पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। पूर्ण रूप से विभेदित जीवों में अपना कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता जो है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाती है। यदि जीव किसी कारण छत विक्षत हो जाए या टुकड़ों में टूट जाए, जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया, तो इससे अनेक जीव फिर विकसित हो जाते हैं। इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर याद रखेंगे जो हाइड्रा है, हाइड्रा में पुनर्जनन के कारण भी हो जाता है और हाइड्रा में जो है मुकुलन के द्वारा ये क्रिया हो जाती है, तो दोनों याद रखेंगे। पौधों में अलैंगिक जनन कायिक प्रवर्धन के द्वारा यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो पौधे के कुछ भाग जड़, तना, पत्ती नए पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसे आलू, आलू का कौन सा भाग, तना, आलू का जो तना होता है वही जो है अलैंगिक जनन में भाग लेता है, यानी आलू को काट के ही बोया जाता है। ब्रायोफिल्म की पत्ती, ब्रायोफिल्म की पत्तियों से ही नए पौधे उग जाते हैं। यहाँ पर देखो चित्र भी ब्रायोफिल्म का दिखाया गया है, नीचे आप लोग देख सकते हैं। लाभ, बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। मतलब बीज उगाओगे तो पौधा बनेगा, पौधा बनेगा तब उसमें फूल और तब फल आएंगे, लेकिन अगर तना और पत्ती से होगा तो तुरंत ही पौधा बन जाएगा और तुरंत ही कुछ ही दिनों में जल्दी जो है इससे बीज या फल मिल जाएंगे, पुष्प और फल मिल जाएंगे। बीजाणु समागम यानी स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड में होता है, मतलब जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो राइजोपस में होता है। बीजाणुधानी में विशेष कोशिकाएं या बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रक्षा करती है, फिर नरम सतह के संपर्क में आने पर ये वृद्धि करते हैं। इसका भी डायग्राम आपको दिखाया गया है। अब देखते हैं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, मतलब अलैंगिक जनन की तुलना में से लैंगिक जनन में अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती मतलब देखने को मिलती हैं। दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। समस्या, हर पीढ़ी में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाएगी। समाधान, देखो ये हुआ कि अगर अलैंगिक जनन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अगर लैंगिक जनन में भी समसूत्री विभाजन हो जाए तो 46 गुणसूत्र माता के 46 पिता के तो कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे 46 दूना 92। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिर इसीलिए इसका समाधान ढूंढा गया और अर्धसूत्री विभाजन यानी मायोसिस द्वारा युग्मक यानी गैमेट्स बनाया गया, गैमेट्स बनाए गए, युग्मक बनाए गए, फिर युग्मक संलयन हुआ और फिर 46 हुए, मतलब 23 ले लिए गए और 46 बन गए। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी और डीएनए की मात्रा भी आधी हो जाती है। नर युग्मक मेल गैमेट छोटा और गतिशील होता है, शुक्राणु जिसको बोलते हैं। मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट बड़ा भोजन का भंडार संचित करता है, ये हो गया अंडाणु। और ये जब आपस में मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है, जिससे नई संतान का उत्पन्न होता है, भ्रूण बनता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, अब पुष्प भी कुछ ऐसे होते हैं जो लैंगिक जनन को अपनाते हैं, जैसे कि पुष्प के जनन भाग पुंकेसर, जिसको हम लोग नर बोलते हैं, और स्त्री केसर, जिसको हम लोग मादा को स्त्री केसर, नर को पुंकेसर बोलते हैं। उभय एक लिंगी पुष्प होते हैं जिसमें केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर होता है, जैसे पपीता या तरबूज। पपीता का पौधा देखा होगा जिसको हम लोग झुट्ठा पपीता कहते हैं, वो नर वाला होता है, और जो जिसमें पपीता लगते हैं वो होते हैं मादा वाला। तो इसमें अलग अलग हो गया पौधा पूरा। तरबूज में भी यही चीज़ है। उभयलिंगी पुष्प दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे गुड़हल है, सरसों है, इसमें दोनों होते हैं। जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें दोनों भाग हैं, मतलब ये जो पुष्प बनाने के लिए आता है परीक्षा में, एग्जाम में, तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे बाह्य दल छोड़ दीजिए, उसके बाद में परागकोश और तंतु ये सब पुंकेसर के पार्ट हैं, और वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये स्त्री केसर के पार्ट हैं।
पुंकेसर परागकोश जिसमें परागकण होते हैं, और तंतु स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, स्टग्मा, स्टाइल और ओवरी ये स्त्री केसर के पार्ट हैं। अंडाशय में बीजांड होते हैं, ओव्यूल होते हैं, और प्रत्येक बीजांड में एक एक अंडकोशिका होती है, और परागकोश में परागकण होते हैं। अब देखेंगे परागण और निषेचन। परागण यानी पॉलिनेशन, परागकणों का पुंकेसर से निकल करके और वर्तिकाग्र तक पुंकेसर से निकाल करके, यहाँ पे जो इधर से पुंकेसर होते हैं इसमें से निकल करके और वर्तिका पर पहुँच जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र से निकल करके उसी पुष्प के पुंकेसर से निकल करके और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना, ये स्वपरागण कहलाता है। और परपरागण दूसरे पुष्प पर पहुंच जाना परपरागण से। वायु जल प्राणी द्वारा, इसके वाहक कौन होते हैं? हवा उड़ा के ले जाती है, जल बहा के ले जाता है, प्राणियों द्वारा भी, कीटों द्वारा भी हो जाता है, तितली वगैरह। निषेचन, परागण से एक परागनली विकसित होती है जो बीजांड तक पहुंचती है। नर युग्मक का अंडकोशिका से संलयन होता है जिससे युग्मनज बनता है। निषेचन के बाद अंडाशय जो है फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहाँ से खूब बनते हैं कि जो है कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो अंडाशय फल में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है। बीज में भावी पौधा भ्रूण होता है, तो इसको याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मानव में लैंगिक जनन, यौवनारंभ, प्यूबर्टी एज, अब याद है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, जनन उतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। लड़के और लड़कियों में समान परिवर्तन, आँख एवं मतलब कांख और जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्रों में बाल और गुच्छे, काना, त्वचा का तैलीय होना, चिकनी होना, मुहासे निकलना, ये सब लड़कियों में परिवर्तन होंगे। लड़कियों में और परिवर्तन, स्तन के आकार में वृद्धि, रजोधर्म का मेंस्ट्रुएशंस का साइकिल का प्रारंभ होना। लड़कों में परिवर्तन, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलना, आवाज का भारी होना। नर जनन तंत्र, वृषण देखेंगे, टेस्टिस मुख्य जनन अंग उदर गुहा के बाहर यानी पेट के नीचे बरहर की ओर वृषण कोष में स्थिर होते हैं। वृषण कार्य इसका होता है शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण। शरीर के ताप से कम ताप आवश्यक होता है, इसीलिए शरीर को बाहर इनको रखा जाता है। कार्य इसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करना। टेस्टोस्टेरोन का नाम ही एंड्रोजन होता है। शुक्रवाहिका, स्पर्म डक्ट, शुक्राणुओं का मोचन करती है शुक्रवाहिका, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, मतलब उनको पालन पोषण करती है। सहायक ग्रंथियां प्रोटेस्ट अर्थात शुक्राशय अपना स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं। मूत्रमार्ग, शुक्राणु और मूत्रमार्ग दोनों के प्रवाह का उभय मार्ग है, एक ही रास्ता होता है दोनों का, लेकिन वो अपने अपने समय पे निकलते हैं बाहर। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र देखते हैं, अंडाशय को देख लेंगे, यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है। अंड कोशिका का निर्माण होता है, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पादन होता है। प्रत्येक माह एक अंडाशय द्वारा एक अंड परिपक्व होता है और धीरे धीरे से अंडवाहिका में आता है। यही अंडवाहिका अंड कोशिका का निषेचन होता है। अंडवाहिका में यानी देखो यहाँ से अंडाणु बना और यहाँ से इस नली से होकर यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर शुक्राणु जाएगा, वहीं नली में इसका मोचन करके फिर इसको गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। निषेचित अंड भ्रूण यहाँ स्थापित होता है गर्भाशय में। प्लेसेंटा, माँ के रुधिर को भ्रूण को पोषण जो है ग्लूकोज ऑक्सीजन प्रदान करती है और अवशिष्ट पदार्थों का निपटान करती है। मैंने प्लेसेंटा माने जो उसकी नाल होती है बच्चे की, उसी को हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं और वही उसी नाल से बच्चा सारा कुछ भोजन अपना प्राप्त करता है। ऋतुस्राव एवं जनन अवस्था, जब अंड का निषेचन नहीं होता है, जब देखो अंडाणु मतलब बन गया और अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ तो गर्भाशय की अंताभित्ति मांसल स्पंजी होकर टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। यह 2 से 8 दिनों तक होता है। जनन स्वास्थ्य, लैंगिक संचरित रोग, एसटीडी, जीवाणु जनित गोनोरिया, सिफिलिस, वायरस जनित मस्सा, HIV एड्स, गर्भ निरोधक युक्तियाँ, यांत्रिक अवरोध, कंडोम, हार्मोन संतुलन परिवर्तन, गोलियां, अन्य कॉपर शल्य क्रिया नसबंदी पुरुषों में और नलबंदी महिलाओं में की जाती है। तो और गर्भ निरोधक विधियों का भी उपयोग किया जाता है। तो चलिए यहीं पे लेसन समाप्त होता है। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।